गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट अस कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। और मुझे ध्यान है कि हमने कैपिटल एसेट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट गेन एंड इनकम के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। लॉस तो हमें मालूम है एक ही तरह का होता है, एक्सपेंसेस अगर क्या हो जाए आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो यू विल सफर अ लॉस। उसके अलावा मैं क्विकली एक बार स्क्रॉल करता हूँ आपके साथ स्क्रीन पर। यस, द डॉक्यूमेंट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वाले मुझे बताएंगे, कैरवी, कनिष्का, निमिषा, दिख रहा है? यस सर। ठीक है जी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन छोड़ दीजिए। अकाउंट, चलो अब एक बार थोड़ा सा ना सीक्वेंस लेके चलते हैं। मुझे बताइए, अकाउंट तो सभी को मालूम है, व्हाट इज दैट? समरी ऑफ ऑल द इवेंट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर हेड। एंड व्हाट इज दैट हेड? हेड मतलब मेरी मुंडी क्या? नो, नॉट बिजनेस। हेड मींस डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स लाइक सैलरी, लाइक मटेरियल, लाइक परचेजेस, लाइक वेजेस। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस? Oh, okay. Yeah, that's the right answer. But tell me, what is the difference between skilled and unskilled? मतलब क्या, तो स्किल्ड बंदा नहीं कर सकता वो काम? जैसे, हाँ, वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है? अच्छा, तो कारपेंटर को तुम सैलरी दोगे? अच्छा, और बताइए कुछ ऐसा। सैलरी वाली क्या होती है? जिसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। चलो, दिल, हाँ हाँ बोलो। सैलरी, वेजेस आर नॉट रेगुलर। ओके, ऑनलाइन में कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज? वेजेस डेली होती है, सैलरी मंथली होती है। अच्छा, वेजेस डेली, सैलरी मंथली। अब मुझे बताइए, एक मिस्त्री ने बोला कि ये जॉब सिक्योरिटी वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं बहुत सारे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर होते हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है तीन तरह का होता है। एक होते हैं क्लास बेस पर, एक होते हैं एडहॉक, एक होते हैं रेगुलर। रेगुलर मतलब परमानेंट एम्प्लॉय, बिल्कुल ग्रेड वेड मिलेगा, 2-3 क्लासें पढ़ानी है, चिल मारना है। एडहॉक वाले क्या होते हैं, उनको भी सैलरी वैलरी सब वैसे ही मिलती है, लेकिन उनको समर वेकेशन की सैलरी नहीं मिलती है। वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, अगर वैकेंसी होगी तो पढ़ाएंगे, तो उनको घर भेज देंगे। और डेली वेजेस वाले टाइप के क्या होते हैं कि वो उनको, एंड देयर पीएचडी, मोस्ट ऑफ देम आर पीएचडी, देयर डॉक्टर, डॉक्टरेट होते हैं उनके पास। उनको क्या होता है कि उनको दिन में 3 क्लास 4 क्लास, हर क्लास में 2,000-3,000 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलती है। तो अब अगर आप लोगों की डेफिनेशन लेके चलूं तो बेचारे जिनको 2-3 हजार मिल रहे हैं वो तो वेजेस हो गए, और जिनको पूरी मिल रही है उनको सैलरी होगी। नहीं, ये नहीं होता। आइए समझते हैं। वेजेस जनरली गिवन फॉर फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क। अब वो कारपेंटर हो जाए, वो आपका माली हो जाए, गार्डनर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब मजदूर हो जाए, है ना, मेसन हो जाए, उसको, हाँ हाँ, मैनुअल लेबर जो होता है उसको हम वेजेस बोलते हैं। जो डेली भी हो सकता है, जो वीकली भी हो सकता है, जो मंथली भी हो सकता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा ना, सुपरटेक या गॉड सन्स वगैरह, ये गॉड सिटी वगैरह, ये बिल्डर होते हैं ना बड़े बड़े। अगर मैं अपने घर में एक मजदूर को बुलाता हूँ तो मुझे 500 रुपया देना पड़ता है रोज का। और एक मिस्त्री को, थोड़ा सा स्किल्ड बंदा जो, उसको बुलाऊं तो 700 रुपीज देना पड़ता है। और जस्ट होल्ड ऑन। तो क्या होता है कि आपका, हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मिस्त्री को 700 देना पड़ता है और 50 रुपए किराया, तो 750। ठीक है, इतना फर्क है दोनों के अंदर। अब ये जो गॉडसन्स वगैरह, जो सुपरटेक वाले बिल्डर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग, सोपन, ये लोग क्या करते हैं पता है? यू नेम। सो राइट नाउ वी आर टेकिंग अ डिस्कशन कि भाई वेजेस किसे कहते हैं, सैलरी किसे कहते हैं। वेजेस होता है फिजिकल वर्क के लिए, ठीक है। अब जो मैंने एग्जांपल लिया कि मैं अपने घर में अगर किसी मजदूर को बुला रहा हूँ तो 500 रुपए दूंगा, और मिस्त्री को बुला रहा हूँ तो 700 दूंगा, 750, 550 रुपए ऐसा करके, और 800 रुपए भी हो सकता है। लेकिन ये जो बिल्डर होते हैं, मेरा एक रिलेटिव है, ही इज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर इन गॉडसन्स, मतलब गॉडसन्स की जितनी प्रोजेक्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर है वो। ही इज एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और करता है। तो मैंने बोला कि किस तरह से पेमेंट वगैरह करते हो, क्योंकि आई एम वेरी क्यूरियस पर्सन। मैंने कहा किस तरह से आप पेमेंट करते हैं? कह रहा भाई साहब कुछ नहीं करते हम लोग, 270 रुपीज देते हैं एक दिन का। मैंने कहा हम लोग तो 500 रुपए दे रहे थे। कह रहे हाँ, हम तो 270 रुपीज देते हैं उनको।
लेकिन मंथली देते हैं, मतलब 270 into 30 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना पैसा देते हैं। 30 दिन काम करवाते हैं उनसे, 30 दिन का पैसा देते हैं हम उनको। तो मैंने कहा फिर वो लोग करते कैसे हैं? कह रहे वो इसलिए करते हैं कि मार्केट में जाएंगे तो एक दिन काम मिलेगा, एक दिन काम नहीं मिलेगा, हमारे पास आएंगे तो पूरा मिलेगा, बंधी हुई इनकम मिलती है, तो दे टेक दैट एडवांटेज। अब बताइए ऐसे केस में मैं सैलरी बोलूंगा उसे क्या? बट दैट इज फॉर फिजिकल वर्क, आई कांट टेल इट सैलरी। ओके, हाँ बड़े चलो जवानों, बड़े चलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? सैलरी होती है फिजिकल वर्क के लिए, और सैलरी होती है मेंटल वर्क के लिए, और वेजेस होते हैं। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क है, सैलरी और वेजेस का डिफरेंस बता रहा हूँ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क है, क्लर्क तो मेंटल काम करेगा ना, उसे बोलेगा भाई जब पानी के गिलास उठा, जब पोछा मार दे, सफाई कर दे, नहीं करेगा ना वो, तो कहेगा सर मेरा काम है ही नहीं है, सीधी सी बात है, नहीं करेगा वो। तो वो सैलरी होती है किसके? मेंटल। अब वो सैलरी जो है, हो सकता है कि मैं उसको किस हिसाब से दूं। अब हमारे देश में तो कंसेप्ट मंथली है ना, ऑस्ट्रेलिया जाइए, यूके जाइए, यूएस जाइए, यूरोपियन कंट्री में जाइए, वहां तो वीकली कंसेप्ट है, डेली बेसिस हिसाब से आपको रेमुनरेशन मिलता है। इफ यू आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज इन दोस कंट्रीज, तो आपको पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा, और आपको 5 से 10 और 15-20 डॉलर के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। हाँ, कितना कितना रेट? हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना तुम्हें, अर्ली हिसाब से तुम्हारा पेमेंट चलेगी। ये मैं दे दूंगा, डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है अभी, तो उसके हिसाब से तुम्हें पेमेंट मिला करेगी वहां पर। ठीक है, तो सैलरी और वेजेस की हमने बात करी। अब मैं जो आपके सामने डॉक्यूमेंट लेके चल रहा हूँ, व्हाट इज दैट, होल्ड करिएगा। I'm just sharing the document with you. अरे यार, एक्चुअली मैंने ना, सॉरी फॉर दिस। तो अब हम जो डॉक्यूमेंट आपके साथ लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से चलें कि व्हाट इज दैट, अपने डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 1 पे लेके चलेंगे, पेज नंबर 1 खोल के चलेंगे सब लोग। पेज नंबर 1 आप ओपन कर लेंगे। आई होप दिस इज विजिबल ऑन स्क्रीन। दिख रहा है सभी को? तो पेज नंबर 1 पे पॉइंट नंबर 2 है अकाउंट। किसे बोलते हैं भाई अकाउंट? आप लोगों को मालूम है? पीछे थोड़ा सा आइडिया, नैतिक को, पड़ोसी को। अकाउंट मैंने बोला था इट इज अ समरी ऑफ ऑल द इवेंट एंड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन हेड। हेड का मैंने मतलब बताया था कि वो सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, वो परचेज हो सकता है, वो सेल्स हो सकता है, परचेज रिटर्न हो सकता है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मल्होत्रा जी, कुछ भी हो सकते हैं। दैट इज अकाउंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब अकाउंट जो होते हैं अलग अलग तरह की कैटेगरी में भी बांटे जाते हैं। उनको हम एसेट्स, लायबिलिटी, किसी भी तरह से उनको कर सकते हैं। कैपिटल के बारे में मैंने पिछली बार आपको बताया था क्या, कि कैपिटल इज बेसिकली कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। मालिक जो पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। बाहर वाले से जो भी हम पैसा लेते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है, लोन कहलाता है। ठीक है जी। और मैंने आपको समझाया था बोर्ड पर कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कैसे होती है। आप लोगों को नहीं देखा तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू, और उसके बाद फिर कोई डाउट होगा देन यू कैन कम एंड यू कैन टॉक टू मी। ड्राइंग्स हमने बताया था क्या, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया। पहले एक बात समझना बेटा सब लोग, कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। बिजनेस स्टडीज जब आप पढ़ते ना, तो मालिक और ओनर एंड बिजनेस दोनों इनसेपरेबल पार्ट होते हैं बिजनेस स्टडीज में। अकाउंटिंग में पहला इंपॉर्टेंट आप पढ़ रहे हैं ना प्रिंसिपल अकाउंटिंग, उसमें लिखा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंड ओनर्स आर ट्रीटेड सेपरेट एंटिटीज। क्यों करते हैं पता है ऐसा? हम इसलिए करते हैं कि हमें क्लैरिटी हो जाए कि बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने, ओनर के एक्सपेंसेस कितने होते हैं। एक जो लोकल शॉपकीपर होता है उसे पता ही नहीं चलता कि घर के लिए पैसे चाहिए, किराए के लिए, वो गले से निकालता है, पैसा दे देता है। राशन लानी होती है, अपने घर की दुकान को यूज कर लेता है। बच्चे की फीस देनी होती है, वहीं से निकाल कर दे देता है। वो डिफरेंशिएट ही नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ एक चीज का हिसाब रखते हैं, कितना आया और कितना गया। ठीक है, ऐसा करके चलते हैं। बट अ सिस्टमेटिक बिजनेस डजंट डू दैट। वो क्या करता है? आपके खर्चे बिजनेस के अलग रखता है, और मालिक के खर्चों को अलग रखता है। और मालिक को बोल देता है, लुक, इफ यू आर टेकिंग 20,000 फॉर द पेमेंट ऑफ फी ऑफ योर सन, इसे आप वापस करना। क्योंकि अगर आप बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ करते जाएंगे तो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी कैसे बनेगी?
अब मालिक अगर उस पैसे को वापस नहीं करता है तो उससे क्या करता है, उस पर पेनल्टी चार्ज करता है। वो पेनल्टी क्या कहलाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहलाती है। तो ड्राइंग्स किसको बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स बोलेंगे अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब वो अमाउंट भी हो सकता है, वो कैश हो सकता है, वो गुड्स हो सकता है, और हो सकता है कि बिजनेस की सर्विसेज हायर कर ले, वो भी हो सकता है। उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अमाउंट ऑफ गुड्स एंड एसेट्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। एक चीज का ध्यान और रखना, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 200 एम्प्लॉइज हैं, आप हर एक बंदे का लाइफ इंश्योरेंस करवा देते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, आपको इंश्योरेंस कवर देती है, मेडिकल इंश्योरेंस कवर देती है। मतलब आप या आपकी फैमिली के बंदे अगर बीमार हो जाएं तो आपका हॉस्पिटल में इलाज कराती है और उसका पैसा भी वही भरती है। ऐसा कुछ होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज देती हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो हमारे लिए बिजनेस एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं कहलाएगा ना, पिछली क्लास में सीखा था, रेवेन्यू एक्सपेंस है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम बिजनेस के पैसों से बिजनेस के मालिक का या उसके बच्चों का या उसकी फैमिली का इंश्योरेंस करा लें तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। वो लाइन लिखी है, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, वो क्या है, ड्राइंग। दूसरा एग्जांपल, बिजनेस को जो प्रॉफिट होगा, बिजनेस को जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसको मिलता है, मालिक को। एंड ओनर को उस प्रॉफिट के बेस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है। तो टैक्स भरना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर, इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर हम बिजनेस के मालिक का टैक्स भरते हैं, पेमेंट ऑफ क्या, इनकम टैक्स, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ड्राइंग्स। लेकिन बेटा समझना, अगर हम सामान खरीदते समय जीएसटी पे करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो क्या होगा, इज इट अ ड्राइंग्स, नहीं, ये हमारे लिए रूटीन एक्सपेंस है, समझ। हाँ जी बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में आएगा ही नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, एक जो इंडिविजुअल बंदा होता है उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, पार्टनरशिप को भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है, कंपनीज जो होती हैं उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ता है। तो जो टैक्स की पेमेंट मैं भर रहा हूँ ना, मेरी सैलरी से कटता है टैक्स, या आपके पेरेंट्स की सैलरी से कटता होगा टैक्स, या आपके पेरेंट्स जो है ना बिजनेस चलाते हैं उनको टैक्स भरना पड़ता है, दैट इज बेसिकली नोन एज इनकम टैक्स। लेकिन कंपनी, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एमआरएफ टायर हो गया या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हो गया या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फ्यूचर वाले, वो जो जो भी टैक्स भरते हैं उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। उनका रेट हमारे रेट से अलग होता है। हमारे स्लैब्स होते हैं कि इतने तक हमें 10% देना पड़ेगा, इतने तक टैक्स फ्री है, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, उसके हिसाब से हमें टैक्स भरना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स का स्टैंडर्ड रेट होता है, वो 30% तक भरते हैं जब प्रॉफिट होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। फॉर एन इंडिविजुअल लाइक मी एंड यू, हमें टैक्स ना, जब हमारी सैलरी वैलरी हो जाती है एक साल की, जैसे मार्च के महीने, जैसे हमने अप्रैल से मार्च तक साल होता है ना हमारा, अप्रैल से मार्च तक की सैलरी हमने उठा ली, हमें टैक्स नहीं भरना होता। हमें जो सैलरी पे कर रहा होता है ना, हमारे अकाउंट से काट के गवर्नमेंट को भरता रहता है। टीडीएस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस बोला जाता है उसको, वो कटता है, हमें नहीं भरना होता कोई टैक्स। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एम्प्लॉयर कि मेरी सैलरी से हर महीने वो टैक्स काट के सरकार को जमा कराए। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एडवांस टैक्स होता है। अगर उसको टैक्स काटने में कोई गड़बड़ हुई तो मैं नहीं फंसूंगा, मेरा एम्प्लॉयर फंसेगा कि भाई तूने क्यों नहीं काटा टैक्स, ठीक है जी। दिस इज इंडिविजुअल बेस्ड। कंपनी जो टैक्स भरती है वो कंपनी को सारे टैक्स एडवांस में भरने होते हैं। मुझे सारे टैक्स एडवांस नहीं भरने होते इंडिविजुअल को, लेकिन कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स एडवांस भरना पड़ता है। कैसे, आपने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे, हर तीसरे महीने आता है पे योर एडवांस टैक्स, पे योर एडवांस टैक्स, आधे आधे पेज के एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स की तरफ से आते हैं, पे योर एडवांस टैक्स, पे योर एडवांस टैक्स, ऐसे आते हैं। वो क्या होते हैं, आपके कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा एडवांस भरना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लो अप्रैल मई और जून, जैसे मान लो अप्रैल के महीने में मुझे अप्रैल मई और जून 3 महीने का टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। जुलाई के महीने में जुलाई अगस्त सितंबर का भरना पड़ेगा। मतलब टैक्स होता है क्वार्टरली भरा जाता है, Q1, Q2, Q3, Q4, आपने देखा होगा। हाँ, तो तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट किस काम के लिए तुमने भर्ती कर रखे इतने सारे, बिल्कुल एस्टिमेशन होता है। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे ना बेटा आप, 1961 लिखा हुआ है, सब एस्टिमेशन के तरीके समझा रखे हैं उन्होंने कि कैसे आप एस्टिमेट करेंगे। अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री तो एस्टिमेशन कैसे होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है तो आपका कैसे होगा, आप पावर जनरेशन कंपनी तो कैसे होगा, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है तो कैसे,
हर एक के लिए बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मूले तरीके सब कुछ है। तो दे कैलकुलेट टैक्स। अब उसके बाद अगर आपने टैक्स ज्यादा भर दिया तो आप रिफंड के लिए अप्लाई करो, और अगर कम हो गया तो आपको टाइम मिलता है, आप उसकी पेमेंट को भरिए, ऐसा करके होता है। तो दिस इज हाउ इट गोस। फिर हमने पढ़ा था लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होता है क्या? पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइज। मतलब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैंने किसी से सामान उधार खरीदा, पेमेंट करना है। मेरी प्रॉपर्टी रेंटल पे चलती है, मतलब मैं क्या करता हूँ, किसी जगह पे रेंट पे रहता हूँ, तो अगर मैंने रेंट पे कर दिया तो दैट इज माई एक्सपेंस। लेकिन बेटा रेंट नहीं पे किया तो क्या होगा मेरे लिए? लायबिलिटी, दैट हैव टू पे। उसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। भाई वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहा है, जनरली बता एक दिन पैसा नहीं, मैंने कहा भाई तू ऐसा करना अगले महीने ले लेना, क्या ठीक है सर जी अगले महीने ले लेंगे, हो गया ना आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं है द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास, नो। आउटस्टैंडिंग इज अ स्टैंडर्ड टर्म्स व्हिच मींस एनी एक्सपेंस व्हिच इज ड्यू बट नॉट येट पेड। ठीक है। एक मैं बड़ी मजेदार चीज आपको बता रहा हूँ जो शायद आपके टीचर आपको 12th में भी नहीं बताएंगे और ग्रेजुएशन में नहीं बताएंगे, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैं बता रहा हूँ आपको, जरा देखना ध्यान से। कई बार आप सुनते होंगे, आपके स्कूल में भी सुना होगा कि ड्यू बट नॉट पेड। सुना है? नहीं सुना? ड्यू बट नॉट पेड, ये ड्यू होता क्या है यार? व्हाट इज ड्यू? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ड्यू? ड्यू का मतलब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ड्यू, हो ना ना ना, ये नहीं बोल रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? डी यू ई, इसको बोल रहा हूँ ड्यू। ठीक है, अब जरा समझते हैं इससे। और एक्सपेंसेस कब लायबिलिटी बनते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। चलो जरा सीखें इसको। ठीक, आइए देखते हैं। भाई मान लो मैं जनवरी 1 से लेकर और जनवरी 31 तक का टाइम पीरियड लेके चलता हूँ, सैलरी का एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई बंदा मेरे यहाँ जनवरी 1 से जनवरी 31 तक काम करेगा, तो मैं उसे सैलरी कब दूंगा? मैं सैलरी दूंगा उसे Feb 7 में। आपने देखा होगा कई जगह ऐसा होता है, जब आप एक महीने काम कर लेंगे तो अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपको सैलरी। मेरे स्कूल में यही होता है, छोटा सा स्कूल नोएडा में, वहां पढ़ाता हूं मैं, वहां पर ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आपके किसी के पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनलाइन में किसी के, अरे बताइए। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि महीने की 30 तारीख या 31 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है। वो पता क्या करते हैं? कैसे आती है सैलरी भाई? वो 20 से 20 मंथ लेके चलते हैं, तो 20 से 20 मंथ लेके चलो तो आने वाले 10 दिन में सैलरी बन जाती है। यहाँ ऐसा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में 1 से लेकर जनवरी 31 तक और फिर Feb 7 तक आपका क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में सैलरी आ जानी चाहिए। आइए समझते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय आपसे बोलता है कि सर जी जनवरी 7 को, सर जी प्लीज सैलरी दे दीजिए मुझे, मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है, और आपने सैलरी दे दी, टेल मी, क्या वो सैलरी ड्यू हुई? ड्यू का मतलब जानते हैं? ड्यू का मतलब आप समझिए, अगर आपने जनवरी 31 तक काम कर लिया तो सैलरी ड्यू नहीं हुई है। सैलरी उस दिन ड्यू होगी जिस दिन मालिक ने बोला भाई इस दिन पे करूंगा। मालिक ने किस दिन बोला है? तो बेटा Feb 7 को सैलरी क्या हो जाएगी? ड्यू हो जाएगी। सैलरी इज ड्यू। जनवरी 31 तक सैलरी क्या होगी? एक्रूड होगी। एक टर्म होती है यूज एक्रूड। सैलरी एक्रूड होगी, मतलब सुने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी पेमेंट का टाइम नहीं आया। ठीक है जी। अब मुझे बताइए जनवरी 7 को क्या एक्रूड हुई है? एक्रूड हुई? एक्रूड हुई? नो। क्या ड्यू हुई? अबे ड्यू तो जब फरवरी 7 को होगी यार। सॉरी, हम ऐसा करते हैं 9 को ले लेते। अब बताइए, अब बताइए। नहीं हुई ना, एक्रूड हुई ना ड्यू हुई। एंड इफ पेड तो क्या कहलाएगी वो? प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी कहलाएगी, कहलाएगी। या क्या कहलाएगी वो? एडवांस सैलरी कहलाएगी। समझ में आई बात? इज इट ओके विद एवरीवन? पीछे समझ पा रहे हैं सब लोग? अच्छा, अब ये एडवांस सैलरी मेरे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। अब ये एक्सपेंस नहीं रहा मेरे लिए, क्या बन गया? एसेट बन गया। आओ भाई जरा इस तरफ चलते हैं। जनवरी 15, सर जी मेरा बच्चा बीमार है, दे दीजिए। हमने कहा ले जा भाई। बताइए मुझे, एक्रूड हुआ? एक्रूड है क्या ये? ड्यू है क्या ये? नहीं है। तो पेड हो गया तो क्या होगा? इफ पेड तो क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा? प्रीपेड। इसलिए तो कहते हैं ना, पहले पे कर दिया होता है ना, प्रीपेड कनेक्शन, पोस्टपेड कनेक्शन। प्रीपेड कहलाएगा, एसेट्स है। क्लियर है? आ जाओ।
जनवरी 31 को कहता मालिक मेरा बच्चा बीमार है, सैलरी दे दीजिए, तो क्या एक्रूड है? यस एक्रूड है, बट क्या ड्यू है? नहीं है, तो भी क्या कहलाएगी? प्रीपेड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रीपेड कहलाएगी। इट इज स्टिल प्रीपेड, एक्रूड हुआ, अर्न कर लिया बंदे ने, लेकिन अभी टाइम नहीं आया है। व्हाट अबाउट फैब 4? अब बताइए क्या है? क्या है फैब को? एक्रूड है भाई, यस, पर क्या ड्यू है? नो, तो इफ पेड तो क्या हो जाएगा? प्रीपेड। नाइस। अब फैब 7 बीत गई, फैब 7 बीत चुकी है, ठीक है, फैब 7 बीत चुकी है, और फैब 8 को, अब जानते हैं अब आपका एम्प्लॉय कैसे बोलेगा? मालिक सैलरी नहीं आई, बोलेगा ना ऐसे? ऐसे बोलेगा, या फिर भी बोलेगा मालिक बच्चा बीमार है दे दो? क्या बोलेगा? यू कैन सी द डिफरेंस इन देयर टोन। उसे मालूम है अब ऑब्लिगेशन बन चुका है, अब वो बोलेगा मालिक 8 तारीख हो गई, सैलरी नहीं आई, ठीक है, ऐसा करके होता है। सो टेल मी ऑन फैब 8 व्हाट इज दिस? हाँ, एक्रूड है क्या ये? यस। ड्यू है क्या ये? यस। समझना बात को। अब दो चीजें होंगी यहां पर, इफ पेड तो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। क्या बन जाएगा ये? एक्सपेंस। भाई आपने क्या कर दिया, और वो भी एक्सपायर्ड वाला, बंदे ने काम करा, आपने पैसा दे दिया, खत्म। क्लियर है? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अच्छा भाई, इफ नॉट पेड तो? यस, इफ नॉट पेड तो क्या बना ये? हाँ, इसको हम बोलते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग। मैं लिख देता हूं पूरा, क्या बोलते हैं इसको? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। तो आई होप समझ में आई बात। समझे होंगे आप कि ड्यू का क्या मतलब होता है? ढक्कन खोलने वाला ड्यू नहीं, कि टाइम हो गया और पेमेंट हुई, टाइम हो गया और पेमेंट हुई, एक्सपेंस। टाइम हो गया पेमेंट नहीं हुई, क्या? आउटस्टैंडिंग। टाइम से पहले पेमेंट हो गई, प्रीपेड। सो ना ना ना, सुन 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 सुन, सबसे पहले सोचो कि तुम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो? बिजनेस के लिए कर रहे हो। कभी भी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना। अब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ये तो मैंने अभी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया ना आपको, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। वैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर मैंने सैलरी पे कर दी तो प्रीपेड है, जनवरी 9 को प्रीपेड है, जनवरी 15 को प्रीपेड है, इवन जनवरी 31 को भी प्रीपेड है। प्रीपेड बोलूंगा उसको मैं, बिजनेस के लिए प्रीपेड है। सामने वाले के लिए तो, सामने वाले के लिए लायबिलिटी है वो भी। लेकिन हम अकाउंटेंट सामने वाले के थोड़े हैं भाई, हम अकाउंटेंट किसके? बिजनेस के ना। डन, आगे आते हैं। फरवरी 7 को वर्किंग डे खत्म होते ही क्या बन गया? ड्यू हो गया वो। और ड्यू होते ही नाउ इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस कि भाई पैसा देना है ना। अब उसने दे दिया तो क्या बन गया? एक्सपेंस। ना दिया तो क्या हो गया? लायबिलिटी। किसके लिए? बिजनेस के लिए। सामने वाले के लिए क्या हो गया? अभी सामने वाले के लिए बनती है एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं उसको? एक्रूड इनकम, जो एक्रूड हो चुकी थी, ड्यू भी हो चुकी थी लेकिन रिसीव नहीं, उसको हम एक्रूड इनकम बोलते हैं, ठीक है। इनकम है ना उसके लिए, तो उसके लिए तो सैलरी इनकम है। लेकिन बेटा हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे नहीं हो, हम उसके अकाउंटेंट थोड़े ही हैं, हम तो इसके अकाउंटेंट है ना। दिस कंसेप्ट डिस्टर्ब्स अ लॉट टू स्टूडेंट्स इन क्लास 12th, इवन ग्रेजुएशन में भी तंग करता है, क्योंकि जानते ही नहीं इसे। और फिर वो रट रहे होते हैं कि ड्यू हो गया ना, उन्हें ये क्लियर होता है कि ड्यू का मतलब क्या हुआ है, ना ये पता होता है कि एक्रूड का मतलब क्या होता है, और चीजें बहुत उल्टी पुल्टी चलती हैं। दिस इज नॉट इन द सिलेबस एटसेल्फ, यू कैन सी देयर आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ड्यू शब्द भी यूज कर रखा है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आती है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, पीछे है ना नैतिक? अच्छा, ऑनलाइन में क्लियर है? कैरवी को, कनिष्का को, निमिषा को, दिस इज फाइन। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। मैंने बोला ना कि मैं भगाने की कोशिश नहीं करूंगा, हम तो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और जब एक बार कंसेप्ट आ गए तब मैं आपके स्कूल से भी तेज भाग जाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा हम कितना आगे निकल गए। बट हम पहले अच्छा आगे चलते हैं। अब आइए लायबिलिटीज पर। लायबिलिटीज हमने बोली कि वो 3 तरह की होती हैं, नॉन करंट, करंट और कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या होता है, करंट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है, इसका डिस्कशन अभी लेके चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझ लीजिएगा कि अगर हमारा एक स्टैंडर्ड होता है 12 महीने, 12 मंथ्स का, अगर कोई अमाउंट मुझे 12 महीने के बियॉन्ड पे करना है तो उसे मैं बोलता हूं नॉन करंट लायबिलिटी। एंड इफ आई हैव टू पे विद इन 12 मंथ,
उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। बट एक चीज और ऐड होती है ये तो सोल प्रोप्राइटर के लिए, पार्टनरशिप के लिए। जब हम कंपनी की बात करते हैं ना, देन वी ऐड वन मोर एस्पेक्ट जिसे बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल। अगर 12 महीने के अंदर अंदर और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो गया तो ही करंट लायबिलिटी है। बट इफ इट गोज बियॉन्ड 12 मंथ, बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल, तब हम उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बात करता हूँ। हालांकि वो मुझे 12th में बताना है, लेकिन फिर भी मैं आपका डिस्कशन अभी करता हूँ देखो भाई, अगर आप मेट्रो ऑपरेट करते हो तो क्या होगा, ऑपरेटिंग मेट्रो। अगर आप ऑपरेट टेम्पो करते हैं तो क्या होगा, ऑपरेटिंग टेम्पो। और अगर आप साइकिल को ऑपरेट करते हैं तो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल। क्यों नैतिक, है ना। सो सिंस योर चाइल्डहुड यू आर ऑपरेटिंग अ साइकिल, है ना, ऑपरेटिंग साइकिल चिल है। हाँ हाँ बताओ, यही ना। क्या बढ़िया बच्ची है यार ये। अरे मैं तो बहला रहा हूँ, तुम्हें बहल गई मजाक चल रहा है बहुत बड़ा ये। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब वो थोड़ी कि तुम, अच्छा रिक्शा, ऑपरेटिंग रिक्शा, वाह, है ना। पिंक ऑटो चला रही है, ऑपरेटिंग पिंक ऑटो। नहीं अरे कुछ होती नहीं टर्म, तो मजाक कर रहा हूँ कुछ नहीं होता, ये तो मजे मजे में बोल दिया मैंने, ठीक है। किसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, आइए मैं बताता हूँ आपको। स्पेशली अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग साइकिल किसी होता है पता है, जब हम पढ़ते ना ऑपरेटिंग साइकिल, मन में ये उठता, हाँ यार कुछ ना कुछ तो होगा। पता चला मालिक साइकिल में ऑपरेट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। समझिए, आपने देखा होगा ना, मैं जब ईस्ट दिल्ली रहता था, तो ईस्ट दिल्ली में एक जगह होती है सीलमपुर, सुना होगा, दंगे बहुत होते हैं वहां पर। सीलमपुर में ना मैं देखता था दुकानें, जैसे सर्दियां होती तो जैकेट ही जैकेट, गर्मियों तो कूलर 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 ही कूलर, और 15 अगस्त का टाइम है तो पतंगे ही पतंगे, रक्षाबंधन का टाइम है तो राखियां राखियां। एक दुकानदार पता क्या लिखता था अपनी दुकान के ऊपर, कितना मजेदार नाम लिखता था वो, ये देखिए, क्या मतलब है, सीजन के सौदागर, क्या मतलब है इसका। हाँ, मतलब अगर गर्मी होगी तो कूलर बेचेगा, सर्दी होगी तो जैकेट बेचेगा, और भाई साहब जो सीजन आएगा उसका सामान बेचता था वो बंदा, सीजन के सौदागर, बोर्ड में लिखा था सीजन के सौदागर, लिटरली ऐसे ही होता था उसके साथ, ठीक है। चलो जरा देखते हैं कि सर्दियों के जो कपड़े हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, कब वो बनने शुरू होते हैं। अच्छा बताइए, सर्दियों के कपड़े आपने देखा होगा ना, मॉल में एंड ऑफ सीजन सेल चल रही होती है, और जब नहीं बिकता तो एंड ऑफ रीजन सेल लिखते हैं वो, देखा होगा ना। ये एंड ऑफ सीजन कब होता है सर्दियों के कपड़ों को, बताओ तो जरा मुझे। फेब में तो एंड ऑफ सीजन चल रही होती है सेल, कड़ाकेदार सर्दी दिसंबर जनवरी, और आप जाएंगे किसी चीज को खरीदने, क्या आसमान छूते हुए रेट होते हैं जैकेट्स वैकेट्स के, और फिर वही एंड ऑफ सीजन में देखेंगे तो, और एंड ऑफ रीजन में तो थ्रो अवे प्राइसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि जो डिजाइन इस साल के हैं, हाँ नहीं ऑपरेटिंग पीरियड अभी नहीं आए, अभी आ रहे हैं, मैं भूमिका बना रहा हूँ उसके लिए। हाँ क्लियर, क्योंकि अगले साल ट्रेंड बदल जाएगा ना, कौन खरीदेगा पुराने ट्रेंड का, या फिर आपने देखा होगा कि सर्दियां शुरू होने से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में वो पुराना लॉट बेच रहे होते हैं सस्ते में, इसलिए, ठीक है। तो वुलन गारमेंट हिंदुस्तान में लुधियाना में बनते हैं, बड़े शानदार, ठीक है, लुधियाना में बनते हैं। अब लुधियाना में अगर किसी बंदे को, लुधियाना कौन है लुधियाना का, अरे गजब यार गजब, ठीक है, लुधियाना में बनते हैं, और तुम्हें देखो कि लुधियाना में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये वुलन गारमेंट्स, ये लोग कब बनाना शुरू करते होंगे, इन्हें बेचना, इन्हें तो दिसंबर जनवरी तक खत्म करना स्टॉक, कब बनाते होंगे, ठीक है, नहीं अप्रैल मई जून के महीने से समझ लीजिए। और जो जिनके पास ऑर्डर बहुत बड़े होते तो पहले से शुरू कर देते, उनका तो खत्म ही नहीं, साल भर काम चलता है। बट मैं बोलूं छोटा मोटा बंदा जो होता है वो जून से शुरू कर देता है, जून जुलाई अगस्त तक सामान भर के सितंबर अक्टूबर में वो डिलीवरी करना शुरू कर देते हैं। तो उनका जो उन्होंने क्या करा कि रॉ मटेरियल वगैरह सब एक्वायर करना कब शुरू करा, जून के महीने में, और करते 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 कहां तक पहुंच गए वो, जनवरी तक, एंड खत्म, सीजन बंद कर गया। तो द टाइम पीरियड फ्रॉम एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, converting it into product or inventory, selling it out into the market and realizing cash, this is known as operating cycle। ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि साइकिल पे सवारी कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल, क्या बोला मैंने, एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग इट इनटू प्रोडक्ट, सेलिंग इट आउट इनटू द मार्केट एंड रियलाइजिंग कैश ऑल्सो। भैया वसूली हो गई है, उधारी उधारी वाली बात नहीं है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। दैट मे बी फॉर 6 months 7 months। टेल मी फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग,
ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों का होगा या कितने महीने का होगा? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चले जाता है भाई, है ना? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो बड़े बड़े जनरेटर बनाती है, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, सबको बेचती है। जनरेटर इतने बड़े कि मेरे घर के बरस से भी बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, उन्हें बनाने में 2 साल लग रहे होते हैं। कोचिन शिपयार्ड में एक शिप तैयार हो रहा होता है, एक शिप को बनाने में 6-7 साल का टाइम लग रहा होता है भाई। क्या ऑपरेटिंग साइकिल होगा उनका बताओ? इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, समझ रहे ना? तो ऑपरेटिंग साइकिल जो डिपेंड करता है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, ठीक है? हम तो कौन है, नन्हे से दुकानदार है, सोल प्रोप्राइटर। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा भाई? मैक्सिमम मैक्सिमम 1 साल, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। तो ऑपरेटिंग साइकिल के साथ करंट और नॉन करंट हम 12th में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी आपको सिर्फ ब्रीफ ग्लिम्सेस दिया उसका। चलो अब दोबारा चलते हैं उस पर। तो अब आपको क्लैरिटी है कि हम 12 महीने क्यों लेके चल रहे हैं, बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड। लेकिन बिजनेस स्टडीज में एक परेशानी हो जाएगी, क्या होगी जानते हैं? बिजनेस स्टडीज में हम बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन जो है उनको करंट लायबिलिटी बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन को क्या बोलेंगे, नॉन करंट। और बिजनेस स्टडीज में क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, 0 से 1 मंथ, 1 साल का, ठीक है? मीडियम टर्म होता है 1 से 5 साल का, ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, और ये 5 से आगे का इसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो बिजनेस स्टडीज के हिसाब से क्या होगा, ये जो शॉर्ट टर्म है, ये मीडियम टर्म जो है ना, तो नॉन करंट में तो यही वाला पार्ट गया, तो हम बिजनेस स्टडीज तो पढ़ नहीं रहे। तो इसीलिए जब बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे ना, तब आप बोलोगे यार कि मास्टर ने क्या पढ़ा दिया था। मैं इसलिए अभी क्लियर कर रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन अलग है, वो अकाउंटिंग से बिल्कुल अलग है। हम यहाँ पर सिर्फ 2 कैटेगरी लेके चलेंगे, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट किसे बोलेंगे, विच इज टू बी पेड बियॉन्ड 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 साल से ज्यादा, उसे बोलेंगे नॉन करंट। और करंट किसको बोलेंगे, विद इन अ ईयर, उसको बोलेंगे करंट। क्या ऐसा तो नहीं होगा करंट को लगाते करंट लगेगा, ऐसा नहीं, ठीक है? इज इट क्लियर? चलिए जरा कंटीजेंट लायबिलिटी क्या कहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नैतिक। नैतिक हैज सीन वन एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट था किसका, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का। मेरे ख्याल से प्रेस्टीज प्रेशर कुकर का एडवर्टीजमेंट देते थे वो लोग, सुना है किसी ने? जो प्रेस्टीज से करे प्यार, जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, है ना? हाँ, तभी तुम्हें मैंने पकड़ा है, ठीक है? अब नैतिक ने भी क्या करा, अपनी बीवी को क्या कर दिया, उसको गिफ्ट दे दिया। कह रहा लो प्रिय, तुम्हारे लिए गिफ्ट, बनाओ बढ़िया बढ़िया रेसिपी, जैसे ऐश्वर्या बनाती है अपने पति के लिए। ऐश्वर्या कुछ नहीं बनाती, चांटा मार के भगा देती है उससे, वाह। ठीक है जी। अब सुनिए, होता क्या है कि नैतिक भाई साहब ने बोला प्रिय बस पानी डालो, चावल डालो और उबाल डालो। बीवी ने भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े। गास्केट होता है अंदर से एक, है ना, उससे फिक्स करना पड़ता है ताकि वो सीटी को पकड़ करके ठीक है। और बीवी ने प्यार प्यार में लगा दिया, उस पे चढ़ा दिया कुकर में, वैसे भी ऐसे भी सीटी उड़ी नैतिक की खोपड़ी पे, कुकर फटा बीवी के मुंह पे, बीवी अंग्रेज बन गई। समझ रहे हो अंग्रेज बनने का मतलब क्या हो रहा है? हाँ देखा कितना समझदार बच्चा है, खाल निकल आई भाई उसकी, ठीक है? नैतिक क्या करेगा, पहले तो इलाज कराएगा, फिर अभिषेक बच्चन के घर पेट्रोल पंप फेंकेगा, क्या करेगा बता? बीवी को, कितना घटिया आदमी भाई साहब, तो सच्ची में मतलब टू मच है यार। तो भाई 7 फेरों का बंधन है, 7 जन्मों का, ऐसे ही छोड़ पहले इलाज तो करवा दे उसका। खतरनाक आदमी यार, तेरी इस मेंटलिटी, अबे क्या कर रहा है? मैंने गलत एग्जांपल गलत बंदे के साथ ले लिया भाई। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स कम टू द अकाउंटिंग पार्ट। ये तो सब इमोशन था, सिटी याद है महाभारत में अश्वत्थामा है जिनके सिर पे आंख थी, ठीक है? ये भाई साहब सीटी लेके मैंने लिटरली एक फोटो देखी थी, आंख के अंदर सीटी घुसी हुई थी, इतनी सूज रखी थी आंख, ऐसा करके, ठीक है? आंख खराब हो गई थी उस बंदे की। बट लेट्स कम टू द पॉइंट। अब आंख में सीटी घुसना, वो गास्केट नहीं लगाना, कैन वी रिकॉर्ड दैट इन अकाउंटिंग? नहीं भाई, वो तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करते हैं ना, नहीं रिकॉर्ड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ये मरवाएगी, ये कह रही नॉट अ रेगुलर, चाहती है तुम रेगुलर हो जाए, हर घर में सीटी लेगा है, ठीक है? इट इज नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी एंड इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, बिकॉज है नहीं ना यार कुछ, मतलब उसकी आंख में लग गई सीटी लेके घूम रहा है, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एनीवेयर। बट यस,
अब बीवी को दोबारा से अंग्रेज से हिंदुस्तानी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन ग्राफ्टिंग, प्लास्टिक सर्जरी, बहुत कुछ होगा। इन भाई साहब ने क्या कर दिया, प्रेस्टीज कंपनी के ऊपर मुकदमा डाल दिया, लो जी तुमने मेरी बीवी को अंग्रेज से हिंदुस्तानी बनाओ भाई तुम। कंपनी कहती है कि नहीं। कैसे? इंस्ट्रक्शन फॉलो किए थे तुमने, कहाँ फॉलो करे थे तुमने? फिर बहस होती है, लोक अदालत होती है, होते ना, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में चलता है मामला सब कुछ। अब समझिए कंपनी के पास नैतिक ने क्या करा, 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन सूट डाल दिया, किसके ऊपर? प्रेस्टीज कंपनी के ऊपर। ठीक है जी। अगर कंपनी एक्सेप्ट करती है उस सूट को तो लायबिलिटी होगी ना। लेकिन वो कहाँ चल रहा है मुकदमा? कोर्ट में। अगर कंपनी हार गई उसे तो क्या होगा? वो लायबिलिटी। और कंपनी जीत गई तो क्या होगा? अबे काहे की एसेट कुछ नहीं देना। मतलब अरे उसकी बीवी अंग्रेज बन गई और उसकी आंख में सीटी चल गई, फिर वसूलोगे कितने? नहीं बेटा, समझ मेरी बात को। अरे गलत एलिगेशन वाली बात नहीं है। कंपनी क्या करेगी? ऐसा थोड़ी होता है यार कि ऐसे तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा नहीं कोई। कंपनी उसके क्लेम को खारिज कर देती है, उस पर पेनल्टी नहीं लगती। मतलब वो बीवी अंग्रेज लिए घूम रहा है वैसे ही हो। बट अरे ऐसे ही होता है कानून में यार। समझ बेटा, समझ मेरी बात। बोलो यार, ये तो बहुत ज्यादा एडवांस। अबे अंडे से निकले हुए चूजे। अब बीवी की बात कर रहा है, अभी पहले पढ़ ले थोड़ा सा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आओ जरा समझते हैं। बस बेटा समझिए कि वो जो कंपनसेशन वाला पार्ट होता है, कोर्ट कहेगा कि केस इज डिसमिस, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे इन्होंने, डिस्कशन खत्म। ठीक है। 2 बच्चे बाइक चला रहे थे अंडर एज, हेलमेट नहीं पहना हुआ था गाड़ी में, और हेलमेट नहीं पहना हुआ था, और गाड़ी इंश्योर सब थी, और मर गए दोनों सड़क पे। ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और ये अंडर एज थे। ठीक है। तो ये थोड़ी होगा उनके माँ बाप से भी वसूली करेंगे? नहीं करते बेटा वसूली। हम नैतिक से वसूली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसका नुकसान हुआ है, हम उसके नुकसान को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे कि तुम्हारा फॉल्ट था, तुम भुगतो। अभी आप जब बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे ना, तो एक टॉपिक आता है क्या, उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपने, मतलब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए सारी चीज। जैसे मान लो आपने अपनी दुकान का इंश्योरेंस कराया, ये नहीं बताया कि दुकान के बैक यार्ड में पेट्रोल पंप चलता है, और फायर इंश्योरेंस करा दिया। ठीक है जी। पता चला दंगा हो गया, पेट्रोल पंप फूक गया, उसके साथ साथ क्या हुआ, आपकी दुकान भी चली गई, हो गई। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ बोलते हैं उसे। इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, बिल्कुल करेगी रिजेक्ट। क्योंकि क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराते समय ये नहीं बताया था कि मेरी दीवार के बैक साइड में क्या पेट्रोल पंप है। वरना बता देती तो प्रीमियम अच्छा एक बात बता, मान लो कोई व्यक्ति है, उसको कैंसर है, उसे मालूम है 1 साल 1.5 साल में उसने टिकट कटानी है अमराज के पास। ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी को ये बोलता है कि मैं बिल्कुल बढ़िया मेडिकल वेडिकल में सेटिंग वेटिंग कर लेता है, कैंसर से मर जाता है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम थोड़ी देगी उसे। बेटा समझ, जब फॉर्म भरा गया था ना, अगर उसमें जैसे मैं एक बता, जैसे आई टेक वन मोर एग्जांपल। वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो टीचर इन सम स्कूल। उसको डायबिटीज का बहुत हाई लेवल होता है, और उसको इंश्योरेंस कराना था अपनी लाइफ का करीब करीब 1 करोड़ का। तो मान लो मैं हूं, तो मुझे प्रीमियम देना पड़ता है 51,000 का पर मंथ। बट बिकॉज ही इज अ डायबिटिक पर्सन, उसका प्रीमियम हो गया 61,000 का। 10,000 सीधा बढ़ा दिया कंपनी ने। लेकिन अगर वो फैक्ट छुपाता कि मैं डायबिटिक नहीं हूं, तो प्रीमियम उसे 51,000 नहीं देना पड़ता। और कल को हाई डायबिटीज की वजह से अगर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर देगी, नहीं देते बिल्कुल। दिस हाँ वो क्लेम है। लेकिन अगर वो जो चीज वो बता, जो उसने बोली नहीं है, तो वो फिर वो क्या कहलाता है, अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है, और वो गया बंदा, फिर नुकसान कंपनी नहीं भरेगी कोई नुकसान। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब समझिए कि एनी लायबिलिटी विच मे और मे नॉट arise in future depending upon happening and not happening of any event in future, उसे कहते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं उसे? कंटिजेंट लायबिलिटी। करेक्ट। और ये कहां दिखाई जाती है? कहां दिखाई जाती है? दिस इज शोन एज अ फुट नोट टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है ना, बैलेंस शीट के बारे में मैंने बताया था। देखो बैलेंस शीट ऐसे बनती है, जैसे ये होती है बैलेंस शीट ऑफ, ऐसे करके, और ये हम इस तरह से बनाते हैं स्टेटमेंट। ये मैं सोल प्रोप्राइटर की बना रहा हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट अलग तरह से बनती है। दिस इज एसेट्स, रुपीज रुपीज, और दिस इज लायबिलिटीज। यहाँ सारी लायबिलिटी, यहाँ सारी एसेट्स, ऐसा करके।
एज ए फुट नोट। अब फुट नोट कैसे, मान लो नैतिक अकाउंटेंट है, ठीक है, फुट नोट कैसे बनेगा, देखो ऐसे, नैतिक 5 उंगलियां 4 उंगलियां दे रही, ऐसे 1 2 3 4 5 फुट, इस पे लिखेंगे हम लोग क्या, नोट। राक्षसी पैर हो गया ना, फुट, हाँ फुट नोट। मतलब ये क्या करेगा कि बैलेंस शीट के ऊपर अपना पैर रखेगा ऐसे, और उसमें निशान बनाएगा और फिर लिख देगा नोट, फुट नोट, है ना। हाँ मतलब, अरे वो सीरियसली क्यों ले रहा है यार। ओह, अरे भैया मैं बहुत सारी चीजें फालतू बोलता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, समझिए। मतलब ये नहीं है कुछ, राक्षसी पैर नहीं लगाना वहां पर। पता चला पापा बोलते फुटनोट, आओ पापा हम बताते फुटनोट कैसे लगता है, लाओ अपनी किताब, लिख के अरे छापा, गाल पे तुम्हारे छापा पड़ेगा। फिर कहते कहाँ से सीख के आए हो ये, मुझे फोन आएंगे फिर, मेरे घर के बाहर फायर होने लग जाएंगे। क्या सिखाते हैं मास्टर बच्चों को, उल्टी उल्टी चीजें। लेट्स कम टू द पॉइंट। फुटनोट का मतलब होता है बैलेंस शीट के आखिर में एक नोट लिखा हुआ रहता है, एंड इट इज मेंशन्ड देयर वेरी क्लियरली कि देयर इज अ कंपनसेशन क्लेम सूट अगेंस्ट अवर कंपनी बाय, नाम नहीं लिखेंगे, 5 करोड़, ऐसा लिखा रहता है। 5 करोड़ का क्लेम डाला ना उसने, और अगर अप्रूव हो गया तो 5 करोड़ देना पड़ेगा, नहीं अप्रूव हुआ तो क्या हो जाएगा, गया। तो ठीक है, ये तो था एक आम आदमी की भाषा में कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। अब जरा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है नोट्स पे, देखिए जरा बेटा, देखिए अभी जो लिखा है नोट्स में वो देखो, एग्जांपल्स लिखे मैं, लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी गिवन टू अनदर पर्सन। अब जरा समझिए, ऊपर वाले को मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, नीचे बीच वाला तो आपको समझ में आ गया, कोर्ट पेंडिंग लॉ में। मान लिया जाए क्या नाम है सर आपका पड़ोसी, रौनक, हाँ रौनक ने लोन लिया, रौनक ने लोन लिया, और सर आपको ना तनिष, तनिष, अच्छा समझ गया, हाँ रौनक ने लोन लिया और तनिष बन गया गारंटर, गारंटी दे दी कि भैया, गारंटी का मतलब क्या हो गया, बैंक को बोल रहा है अगर तनिष लोन नहीं चुकाएगा तो मैं लोन चुकाऊंगा। तनिष ने करी शादी, स्विट्जरलैंड चला गया, बांसुरी बजा रहा बीवी के साथ, बिजनेस छोड़ दिया दोस्त मतलब एम्प्लॉइज के भरोसे, 1 साल 2 साल 3 साल, भाई वापिस आ जा रहे, मजा आ रहा है यहाँ पर, नहीं आता वापिस में, ठीक है जी। अब क्या हुआ, एम्प्लॉय के भरोसे बिजनेस छोड़ा तो बिजनेस हो गया, डूब गया। वो जो 20-30 करोड़ का लोन ले गया था उसको चुकाना मुश्किल, ना प्रिंसिपल जाए ना इंटरेस्ट जाए, ठीक है जी। बैंक किसको पुकारेंगे, कौन है गारंटर, तनिष, आओ भाई साहब चुकाओ लोन, ठीक है। तो तनिष अगर बैलेंस शीट बनाएगा अपनी, तो लिखेगा आई स्टूड एज अ गारंटर फॉर अ लोन ऑफ ₹20 करोड़ फॉर हुम, रौनक, मेंशन करेगा उसको। ये एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है, फुल डिस्क्लोजर, उसके लिए जरूरी होता है बनाना, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, गॉट इट, ठीक है जी। अच्छा बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, जरा वो भी समझ लीजिए। बिल मतलब ये वो बिल नहीं जो तो आप दुकान में जाते, रेस्टोरेंट का बिल, पेट्रोल का बिल, वो नहीं। बिल्स का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल। याद है जब मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस बताई थी, उसका जिक्र मैं दोबारा से करूंगा। तो डेटर होते हैं, डेटर अगर राइटिंग में कुछ ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, और उस बिल्स रिसीवेबल वाले कागज को अगर आप बैंक में जाएंगे और उसके बदले में कैश करवा लेंगे तो वो क्या कहलाता है, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग बिल कहलाता है। बैंक से उसको मैं बताऊंगा, मैं डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा उसको थोड़ा सा। अब अगर वो बिल का पैसा बंदे ने देने से मना कर दिया तो बैंक वाला क्या करेगा, वो आपको पकड़ेगा ना। तो अगर वो बिल क्लियर हो गया तो आपको पेमेंट नहीं चुकानी, और बिल नहीं क्लियर हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, होगी ना लायबिलिटी आपके ऊपर। तो जब हम डेटर और बिल्स रिसीवेबल पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे चले, घड़ी 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 देख रही हो, क्या हो गया, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। अच्छा देखिए जरा, अब कंपनीज शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का भी डिस्कशन आ रखा है यहाँ पर, है ना। मैंने बताया ना कंपनी के केस में थोड़ा अलग से लेके चलते हैं। किसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी, विच इज एक्सपेक्टेड टू सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, अभी ऑपरेटिंग साइकिल की जिक्र करा था हमने वो, या प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेड, मतलब करंट लायबिलिटी उसको बोलते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए होता है, मतलब जैसे आपने किसी सामान उधार खरीद लिया, 6 महीने में पैसा देना है, उस तरह का, ऐसा करके। विच इज ड्यू टू बी सेटल्ड इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, जिस दिन वो अराइज उसके 12 महीने के अंदर अंदर होना वाला है। या कुछ ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि उसकी पेमेंट पर रोक लग जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है।
ये पेमेंट में रोक कब लगती है पता है? जब आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। कई सारी फर्म के अकाउंट फ्रीज कर देती है ना गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटीज, कि भाई जो है जैसा है, ना पेमेंट होगी, ना पेमेंट आएगी, ना जाएगी। वो फ्रीज इसलिए करते हैं ताकि आप फंड्स को इधर उधर डिप्लॉय ना कर सके, फ्रीज कर देते हैं अकाउंट। आप ना पेमेंट, और फिर उसके लिए बड़ा आसान होता है बोलना कि देखो भैया मेरे तो अकाउंट फ्रीज है, ना तो मैं दे सकता हूँ ना ले सकता हूँ, फिर कैश में निकलवाता है पैसा। होते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल भी बता दिया था नीचे क्या हो गया। नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज, बड़ी सीधी सी डेफिनेशन है। दे आर नॉट करंट, ठीक है। ये कंपनी के हिसाब से हो गया। चलिए जरा एसेट्स की बात करते हैं। दे आर व्हाट, दूसरे कौन से पेज पे भाई हम लोग, अब तीसरे पेज पे चले आइए। एसेट्स, दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, किसके, बिजनेस के, एंड ओवर विच दे हैव अ लीगल राइट एंड दैट हैज सम मॉनेटरी वैल्यू। आपके गैराज में, आपके गोडाउन में अगर कुछ 5, 6, 7 बस के टायर भी पड़े हैं ना, तो वो भी आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि आपकी डिलीवरी मैन है, आपने रख लिए। कुछ तो बिकेंगे कबाड़े में, स्क्रैप में बिके, चाहे बिकेंगे तो है, वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है। ठीक है। अब एसेट्स ना 3 तरह से क्लासिफाइड होती है, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। फिक्टिशियस तो बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं नॉन करंट क्या होती है। भाई वो एसेट्स विच आर परचेज्ड, किसके लिए, नॉट फॉर रीसेल, टू यूज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, जो आपके प्रॉफिट, जो आपके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जो आप डे टू डे काम के लिए यूज करेंगे। जैसे मान लो गारमेंट का बिजनेस है, आपने क्या खरीद लिया, शोकेस खरीद लिया डिस्प्ले के लिए, फर्नीचर खरीद लिया बैठने के लिए, ठीक है। मशीनरी आपने फैक्ट्री में लगा दी, स्विंग मशीन्स लगा दी, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने देखा होगा, वो होता है ना, स्कैनर होता है, वो खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिए, बिलिंग मशीन खरीद ली। दीज आर योर नॉन करंट एसेट्स, इनका यूज करेंगे आप, उनको बेचेंगे। फैक्ट्री खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, शोरूम का वो खरीद लिया, दिस इज बेसिकली नॉन करंट, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स में आते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। आइए जरा समझते हैं। जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो टेंजिबल है या हवा में बैठे हो, टेंजिबल है, ठीक है। वो पीछे जो एसी लगा हो वो क्या है, टेंजिबल है, करेक्ट। ये जो टेबल रखी है, ये जिस टेबल में मैं हूँ, ये क्या है, टेंजिबल है। ये लैपटॉप टेंजिबल है, ये कैमरा, ये स्टैंड, सब टेंजिबल है, करेक्ट। अच्छा एक और चीज बताइए, मैं अभी थोड़ा सा और, फर्नीचर तो आपको सबको समझ में आता है क्या होता है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज फिक्सचर? फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये टर्म आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। हाँ, ओह, आओ मैं बताता हूं। मैंने बोला क्या, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। कनिष्का, निमिषा, कैरवी ने क्लास, मतलब क्या करें, कुर्सियां दीवार पे लगा दें? वो विंबलडन में होता है ना, इससे एम्पायर ऊपर बैठता है कुर्सी पे, हवा में लटकता हुआ, वैसे बना दें? बताइए। अच्छा सुनो, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, एक और मुसीबत आ गई अभी, अब बताओ। हाँ, गजब है बेटा, तो बहुत बढ़िया। हाँ, तुमने वो जो देखा ना बेटा, वो हम अकाउंटिंग में थोड़ा सा और स्टैंडर्ड टर्म को यूज करेंगे, मतलब यू आर एक्सपोज टू दैट, मतलब यू हैव एन एक्सपोजर ऑफ दैट थिंग, दैट्स वंडरफुल। लेकिन इसका अकाउंटिंग में थोड़ा अलग मतलब होता है, आप जरा समझें। कोई है किसी को आइडिया, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, एनीबडी बताओ भाई। बिजली चली गई, बोलिए। आओ समझते हैं। फर्नीचर तो ये है जिसमें आप बैठे हैं, मूवेबल है, सोफा किसका है, कुर्सी किसका है, सब कुछ कर दिया। फिक्सर्स, वो एसी जो लग गया, टिका दिया दीवार पे, स्प्लिट हो गया, विंडो हो गया, पंखा लग गया, ये थोड़ी कि ऐसे घुमा घुमा के हवा करते रहेंगे, नहीं करेंगे ना। वो हो गया आपका क्या, फिटिंग और फिक्सर्स हो गया। उसके बाद, अच्छा सोचो यार, देखो, मान लो मैं किसी घर में किराए पे रहता हूँ, ठीक है। ये मैंने पंखा लगाया, मैंने एसी लगाया, जब मैं घर छोड़ के जाऊंगा तो बिजली की तारें भी खींच के ले जाऊंगा क्या? नल वल लगे उनको उखाड़ के ले जाऊंगा क्या? वो फिटिंग्स होती है। क्या होती है? फिटिंग्स। बाहर दिख रही जो होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिक्सर्स कहते हैं। अंदर जो जा रही, ये एसी के ड्रेनेज का जो पाइप है वो भी क्या है, फिटिंग है। इलेक्ट्रिकल वायर जो क्या है, फिटिंग। वो देख रहे हैं ना पीछे वो गोल सा लगा हुआ, वो दैट इज फिटिंग, ठीक है। ये जो है ये फिक्सचर है।
इसके पीछे जो वायर जा रही है ना अंदर की तरफ से, वो क्या है? फिटिंग्स है। और फर्नीचर तो आप बैठे हैं उस पर। आई थिंक दिस इज क्लियर। फर्नीचर क्या होता है, फिक्सर्स क्या होते हैं, और फिटिंग्स क्या होती हैं। वो लगा पीछे एसी, एक जगह फिक्स कर लिया। ये थोड़े कि सिर पर उठाए घूमते रहेंगे, चलो एसी उस कमरे में, चलो एसी उस कमरे में। लेकिन कुछ बोलते हैं पोर्टेबल एसी होते हैं, तो उसे फर्नीचर मतलब वो तो फिर हमारा टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आ गया ना। अगर आपका एयर कंडीशनर ये मतलब पहिए वाला एसी है, जैसे घूमने वाला जैसे होता है, तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका एसेट्स है। ठीक है। और अगर आपने उसे किसी जगह पे दीवार वार पे या लगा दिया, तो वो क्या बन गया? फिक्सर्स बन गया। और जो इलेक्ट्रिकल वायर अंदर से जा रही हैं, जो प्लम्बिंग के वायर अंदर से जा रही होती है, सब कुछ जा रहा था ना सिस्टम वगैरह, वो सब क्या कहलाते हैं? फिटिंग्स कहलाती हैं। ठीक है जी। इज दैट क्लियर? वो पापा वाली फिटिंग अलग थी, अकाउंटिंग वाली फिटिंग अलग थी। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ। तो टेंजिबल एसेट्स में हमने बोला लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर। अब इंटेंजिबल एसेट्स की तरफ चलते हैं जरा। याद है मैंने पिछली बार आपको एक एग्जांपल बताया था KFC एंड SFC का, सरदार फिश एंड करी चिकन या फिश एंड करी, सरदार फ्राइड चिकन। अगर आप मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग देखें तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, आई सेंड यू दैट। ठीक है तनिष भाई, आपने क्या करा कि अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर लगा दिया बड़ा बड़ा अनन्या मैकडी। और मैकडी का जो होता है ना वो पुतला, देखा ना, एक स्टैचू टाइप का होता है, जिसके बच्चे गोद में क्लाउन जो बैठ के पिक्चर उच्चर खिंचवाते हैं बचपन में, ऐसा कुछ करके वो भी लगा दिया। और मेन्यू वेन्यू सब चुरा लिया और धड़ल्ले से बिजनेस करना शुरू कर दिया। बढ़िया चलेगा ना? क्यों? ओ क्यों? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ठीक है, आपका नाम? हाँ। ऋषित ने क्या करा कि एक मोटरसाइकिल बनाई और उसपे बड़ा सा क्या लगा दिया? ये लगा दिया ऐसे। अबे टेस्ला कहां से आ गई? टाटा का, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का ऐसे होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे टिल्ट करके टाटा मोटर्स का लगा दिया। टाटा मोटरसाइकिल तो बनाता नहीं है, भाई ने बना दी। ठीक है। माई होम इज टू श्री 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 रतन टाटा। चला रही गाड़ी, धूम मचा ली, धूम शहर में चल रही है? फ्रॉम हूँ, हाँ, इंस्पायर्ड फ्रॉम रतन टाटा जी। मचा लेगा धूम ये, क्यों, क्या दिक्कत है? यू कांट कॉपी इट। इसलिए आपने देखा होगा ना, गांव देहात में कोलगेट की जगह पोलगेट बिक रहा होता है? है ना? कितना वो बड़ा अच्छा एग्जांपल है उसका, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में वो रीबुक, कंगना रनौत बोलते नहीं है, मैं रीबुक लग रही हूँ तुझे, वो बोलती है ना, वो उसकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी उस तरह का। अरे फिल्में में देखा करो, क्या बोर जिंदगी बना रखी है। ठीक है, चलिए। तो अब जरा समझते हैं। अब देखें क्या हम किस टॉपिक पे थे, जरा बताइए। अभी हम बात कर रहे थे इंटेंजिबल एसेट्स की, और टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स में हम लेके चल रहे हैं पेटेंट्स। पहले जरा समझते हैं पेटेंट्स क्या होता है, गुडविल ट्रेड में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, सो दैट यू विल बी अवेयर। किसे कहते होंगे पेटेंट्स, बताइए जरा। चलो एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। डायनामाइट सुना है? डायनामाइट क्या होता है वो? डायनामाइट, डायनामाइट कोई रेसलर नहीं है ये। हाँ, बॉम्ब। ठीक है। और उसके बाद डायनामाइट का और ज्यादा प्यूरिफाई करके RDX बनता है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव्स, RDX बोलते हैं उसको। ठीक है। छोटी सी क्वांटिटी में बड़ा धमाका होता है, देखोगे ना, टेररिस्ट लोगों के पास पकड़ा जाता है वो। ये डायनामाइट की इन्वेंशन जो थी, किसने करी होगी सोच रहे हो? नाम बताओ ना। अरे डायनामाइट ही होगा ना, मिस्टर अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज चलते हैं। जानते हैं क्या हुआ था उनके साथ? उनके एक मतलब नोबेल सरनेम जो था ना, उस नाम का बंदा, उनके बड़े भाई की डेथ हुई, और अखबारों ने पता क्या खबर छापी कि ट्रेडर ऑफ डेथ फाइनली डाइड। ट्रेडर ऑफ डेथ, क्योंकि डायनामाइट जो था ना, उसने क्या करा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसने भयंकर तबाही मचाई थी। अबे वो, अरे बेटा वो अलग चीज है, एटम बम अलग होता है, वो डायनामाइट अलग, कहाँ मिला रही? रहम खामोश पे। न्यूक्लियर वाला अलग चीज है भाई, वो अलग चीज है। ठीक है। वो आइजन हावर कुछ ऐसा करके थे वो कुछ ऑटो हॉर्न पता नहीं कौन था, ओपन हायर में, हाँ वैसा करके था, जर्मन साइंटिस्ट था, उसने डेवलप।
और उसको चुरा लिया था फिर बाकी लोगों ने। आई नहीं मतलब उसका नाम कुछ इस तरह से था, मैं स्पेल नहीं कर पा रहा उसको। फिर अमेरिकन ने चुरा लिया वो फार्मूला और बना लिए थे। जर्मन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था उसको बेसिकली। हम हिस्ट्री पे नहीं जा रहे, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया कि डायनामाइट का इन्वेंशन कर दिया और उसका ना अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसे कहते हैं पेटेंट। पेटेंट राइट मिल गया। अब किसी को अगर डायनामाइट यूज करना है या उसको रिसर्च करना है तो वो किससे परमिशन लेता? अल्फ्रेड नोबल से। अल्फ्रेड नोबल ने भयंकर पैसा छापा, खूब पैसा छापा, भयंकर, अच्छे से। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मेरे एक दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है, जरा सर्च करना एक बार। विच इज द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड? हाँ हाँ हाँ, रॉचेस्टर फैमिली कहते हैं उसको। हाँ, और ये इतने लो प्रोफाइल हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये अंबानी, ये बाकी सारे लोग, ये सब कुछ नहीं उनके आगे, और कभी नाम ही नहीं सुना होगा। जरा देखना घर जाके, पता कर, गूगल बाबा से पूछना, रॉचेस्टर फैमिली। एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। तो क्या हुआ कि अल्फ्रेड नोबल ने क्या कर दिया, अब बहुत पैसा कमाया और उस दिन उसको बड़ा झटका लगा यार, द ट्रेडर ऑफ डेथ डाइड। उसने कहा लोग मुझे मरने के बाद ऐसे याद रखेंगे। उसके मन में वैराग्य जाग गया। उसने क्या करा, अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह को क्या करा, एक ट्रस्ट को डोनेट डोनेट करा और बोला कि आप क्या करेंगे, ट्रस्ट को डोनेट करेंगे और आप क्या करेंगे, उस पर नोबेल प्राइज जो होंगे वो दिए जाएंगे। जो किस किस पे दिया जाता है? फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, लिटरेचर पर, मेडिसिन पे। पीस पर, स्पोर्ट्स पे नोबेल प्राइज नहीं होता। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज स्वीडन, रॉयल बैंक, स्वीडन बैंक देता है। और पीस जो है, हाँ पीस पे ऐसा करके दिया जाता है इतने। एंड वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे महंगा अवार्ड माना जाता है वो। ठीक है। तो पेटेंट शायद क्लियर हुआ होगा, पेटेंट क्या चीज बनी है ना। आगे चलते हैं। कनॉट प्लेस का जो निरूलास का रेस्टोरेंट था, मैंने बताया था कि 20-22 करोड़ का था, वो 60 करोड़ में बिका, नाम के साथ बिका। तो जो आपने किसी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले में 60 करोड़, 40 करोड़ एक्स्ट्रा दिए, किस बात के दिए? गुडविल की, रेपुटेशन, गुडविल, है ना। भाई आप क्या करिए, तो बिजनेस क्रैश से शुरू करें या कोई चलता बिजनेस खरीद ले। चलता बिजनेस खरीदेंगे तो आपको ज्यादा पैसे देना पड़ेगा ना। मैंने आपको नोकिया का और उसका एग्जांपल बताया था, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, पुरानी रिकॉर्डिंग्स में देख लेना, दिख जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है कॉपीराइट। ये जो बुक खोली, इधर बुक दिखाई जरा, आपके सामने जो बुक रखी है ना। हाँ दिखा। हाँ, इसमें कंटेंट नहीं, कंटेंट के अलावा भी एक चीज होती है। देखिए ये बुक आप देख रहे हैं ना, ये वाली बुक। अच्छा, इस बुक में एक खास जगह पे एक चीज लिखी हुई है। ये यहाँ देखिएगा। हाँ, ये दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ये ऑल, ये लिखा है, कोई पढ़ के, ऑल राइट्स रिजर्व लिखा हुआ आ रहा है। ऑनलाइन में दिख रहा है किसी को ऑल राइट रिजर्व? नहीं, शायद नहीं दिख रहा होगा ये, ऑल राइट रिजर्व, ये वाला। और एक बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, नो पार्ट ऑफ दिस बुक कैन बी पब्लिश वगैरह 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 करके। ठीक है। इसे कहते हैं आप कॉपीराइट। लिटरेचर पर जो आपको राइट मिलता है, एक ऑथर को लिटरेचर पर राइट मिलता है, कॉपीराइट बोलते हैं। एक और मैं इधर चीज बताता हूँ आपको। आपको मालूम है कि अभी क्या होने वाला है कि 2021, 22, 20, 25 तक वर्ल्ड की महंगी महंगी दवाइयां सब सस्ती होने वाली हैं। सोचो जरा क्यों। हाँ, 25 तक सब, मतलब लाइफ सेविंग डिवाइस, कैंसर डिवाइस और दुनिया भर की और जो, मतलब जो जो पहले बहुत महंगी होती थी, सब सस्ती होने वाली थी। जानते हैं क्यों? इसका रीजन ये है कि जितनी भी ये जो मेडिकल इन्वेंशंस वगैरह हुई थी, वो 1920, 21, 22 उस समय हुई थी। और उनको पेटेंट मिलता है 100 साल के लिए। 100 साल खत्म, अब दे आर ओपन टू पब्लिक। अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर लेगा उनकी। बिल्कुल, 100 साल तक तो भाई तुम 100 साल तक कमाते हो, नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। यू विल बी पेनलाइज फॉर दैट। पेटेंट राइट इसलिए तो बोलते हैं। ठीक है, ऐसा करके। तो हमने क्या बोला आपके सामने, अब कॉपीराइट की बात करी। कॉपीराइट लिटरेचर पे होता है। अच्छा, हमारे देश में भी लिटरेचर, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो लिटरेचर था, उनके भी 100 ईयर ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं। ये डिपेंड करता है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के कि वो पेटेंट को, मतलब वो जो कॉपीराइट को एक्सटेंड कर सकती है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो लिटरेचर था वो, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो थे लिटरेचर, उसको तो एक्सटेंड कर दिया गया। मुझे ध्यान नहीं, 20 या 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया उसका कॉपीराइट। अदरवाइज 100 साल के बाद कोई भी कुछ भी कर सकता है उसका। यू कैन यूटिलाइज इन एनी वे। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऐसा करके।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको, बट वो हमारे सिलेबस के बाहर चला जाएगा इसलिए नहीं बता रहा। तो आपने देखा टेंजिबल इंटेंजिबल, एक फिक्टिशियस होता है जिसका एग्जांपल मैं बताऊंगा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं बताता हूँ। These are losses, unwritten of losses, which are shown in balance sheet asset side because of some accounting adjustments. उन्हें fictitious assets बोलते हैं। ना वो टेंजिबल होती हैं, ना वो इंटेंजिबल होती हैं, वो बेसिकली पनौतियां होती हैं हमारे ऊपर। पनौती जानते हैं किसे कहते हैं? अननेसेसरी का फाइनेंशियल बर्डन। बताऊंगा कैसे, अगली क्लास में बताऊंगा आपको मैं, सो दैट यू विल एंजॉय दिस। ठीक है जी, और अगली क्लास तक ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अब आप लोग बोर ना हो इसलिए मुझे बहुत सारे लटके झटके करने पड़ते हैं। होपफुली यू एंजॉय दैट, और या फिर बोर लग रहा है सब कुछ? ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे फिर अगली क्लास में नोट्स के साथ। ठीक है, बाय।